आज हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा के केस में अपने आप को कैसे डिस्चार्ज कराएं। अगर आपके विरुद्ध या आपके परिवार वालों के विरुद्ध में कोई घरेलू हिंसा का केस फाइल कर दिया जाता है, तो उसमें से अपने आप को कैसे निकलवाएं, कोर्ट में कैसे डिस्चार्ज मूव करें। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा के केस में अपने आप को कैसे डिस्चार्ज कराएं। अगर आपके विरुद्ध या आपके परिवार वालों के विरुद्ध में कोई घरेलू हिंसा का केस फाइल कर दिया जाता है, तो उसमें से अपने आप को कैसे निकलवाएं, कोर्ट में कैसे डिस्चार्ज मूव करें। बहुत लोग हैं जो हमसे क्वेरी करते हैं, क्या सर इसमें जो घरेलू हिंसा का जो मुकदमा जो फाइल किया गया है पत्नी द्वारा, इसको डिस्चार्ज कराने के लिए हमें कैसे मूव करना चाहिए। और ये जो घरेलू हिंसा का जो वाद है, जो आपके विरुद्ध में जो मुकदमा चलाया गया है, ये आखिर में है क्या? ये प्रार्थना पत्र है या परिवाद है? तो आज हम इसी के संबंध में हम बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं और आप लोगों के अगर केस आगरा में चल रहे हैं, तो आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में मिल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप लोग हमसे कॉल करना चाहते हैं तो मैंने 300 रुपये 15 मिनट के लिए रखे हुए हैं। आप किसी भी माध्यम से, यूपीआई के किसी भी माध्यम से, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम ऐप, किसी से भी आप हमें पे कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो घरेलू हिंसा का जो मुकदमा है, उसमें हम डिस्चार्ज करने के लिए हमें किस तरीके से मूव करना चाहिए। ये जो मुकदमा है, ये आखिर में है क्या? इसकी कैसे प्रोसीडिंग होती है? तो इसके संबंध में आज हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, किसी भी तरीके की प्रताड़ना आती है। और इसके लिए सबसे पहले एक डीपीओ को शिकायत होनी चाहिए। जो जिला संरक्षण अधिकारी है, उसको एक शिकायत होनी चाहिए कि मेरे साथ में इस तरीके की घटना हो रही है। लेकिन पत्नियां क्या करती हैं कि अपने मायके में जाके घरेलू हिंसा का मुकदमा फाइल कर देती है और उसमें सारी घटना का वर्णन कर देती है। उसमें लिख देती हैं कि मैं ससुराल में थी, मुझे मारा पीटा गया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाती है कि जहाँ घरेलू हिंसा कारित हुई है, जिस जगह पे कारित हुई है, और वो अपने तथ्यों में भी लिख रही है, अपने मुकदमों में भी लिख रही है। जब मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत में जब मुकदमा फाइल करती है, तो वो अपने तथ्यों में लिखती है कि साहब, मैं घर में मेरे साथ में इस तरीके से बर्ताव होता था, मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी, आर्थिक प्रताड़ना दी जाती थी। वो तथ्यों को स्वीकार करती है कि हमारी ससुराल में मेरे साथ में घरेलू हिंसा हुई, लेकिन वो केस लगाती है मायके में आके। तो जैसे ही सेक्शन 12 के तहत में केस फाइल किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि तथ्यों को देखे, जुरिडिक्शन को देखे कि आखिर में जो घरेलू हिंसा जो बता रही है, आखिर में घरेलू हिंसा हुई किस जगह पे है। तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि उस घरेलू हिंसा के संबंध में उस जगह से रिपोर्ट मंगाए जहां घरेलू हिंसा कारित हुई है। इसके संबंध में हम डिटेल में भी बता चुके हैं कि सीआरपीसी के प्रोसीजर कैसे फॉलो होंगे। लेकिन क्या किया जाता है कि जैसे सेक्शन 12 के तहत में जैसे केस फाइल होता है, तो उस न्यायालय की अधिकारिता में जो डीपीओ होता है, यानी कि मायके से अगर उसने केस किया है, तो मायके में जो जिले का जो डीपीओ होगा, उससे रिपोर्ट तलब की जाती है। लेकिन वो अपने परिवार के तथ्यों में ये कहती है कि हमारे साथ घरेलू हिंसा जो है वो हमारी ससुराल में हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी मिस्टेक होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक तरफ डीपी रिपोर्ट मंगाई जाती है और दूसरी तरफ
सम्मन जारी कर दिए जाते हैं। जब सम्मन जारी किए जाते हैं तो बहुत से ऐसे केसेस में जो सम्मन है वो डाक द्वारा भेजे जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो अधिनियम 28 है वो ये कहता है कि धारा 12, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 22 और धारा 23 और धारा 31 के तहत में जो भी कार्रवाई होंगी वो सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से होगी, यानी सीआरपीसी के हिसाब से होगी। अब जब सम्मन जो भेजा जाता है वो डाक द्वारा भेजा जाता है, नहीं, यहाँ पे सीआरपीसी 62 कॉम्प्लाइंस करना जरूरी है, यानी कि जो आपको सम्मन आना चाहिए वो आपको पुलिस के मार्फत आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब डिस्चार्ज कैसे कराएं, काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है कि सर डिस्चार्ज कैसे कराएं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सीआरपीसी का सेक्शन जो 2D है उसमें परिभाषित किया गया है परिवाद को। उसमें कहा गया है कि परिवाद के अंदर वो आता है, वो वाद आता है जिसमें न्यायालय के सामने कोई परिवाद दाखिल किया जाए, कोई लिखित शिकायत प्रेषित की जाए। तो वहाँ पे क्या होता है कि मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि सीआरपीसी 200 और 202 के तहत में बयान लेते हुए तब तलबी करे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो घरेलू हिंसा का जो वाद है ये एक प्रार्थना पत्र है, ये परिवाद नहीं है। 2D के अंदर सीआरपीसी के सेक्शन 2D के अंदर इसको परिभाषित नहीं किया गया। ये एक प्रार्थना पत्र है और प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी 190 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ए के तहत में स्वतः संज्ञान लेना है और उस पर सम्मन जारी करना है और 62 सीआरपीसी कॉम्प्लाइंस कराना है पुलिस के माध्यम से, ना कि डाक के माध्यम से। तो ये चीज़ आ गई यहाँ तक। अब बात आ जाती है कि क्वाइशी नेचर है, सिविल नेचर है। हाँ, सिविल प्रवृत्ति का है क्योंकि इसमें रिलीफ मांगे गए हैं, मॉनेटरी रिलीफ मांगे गए हैं, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो अब बात आ जाती है कि डिस्चार्ज कराने के लिए अगर इस तरीके की प्रोसीडिंग आपके केस में की गई है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डिस्चार्ज कैसे कराना है, अब बात आ जाती है डिस्चार्ज की। जैसा कि मैंने बताया कि सीआरपीसी 2D के तहत में कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है। घरेलू हिंसा सेक्शन 12 के तहत में जो प्रार्थना पत्र जो दिया जाता है वो कंप्लेंट के रूप में नहीं माना जाता, वो कंप्लेंट नहीं है क्योंकि ये अधिनियम ही अलग है। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट स्वतः संज्ञान लेता है और इसके लिए सीआरपीसी 62 कॉम्प्लाइंस कराना बहुत ज़रूरी है। अब बात आ जाती है कि डिस्चार्ज कैसे कराएं, क्योंकि ये परिवाद नहीं है, इसलिए सीआरपीसी 245 के तहत में यहाँ पे हम डिस्चार्ज मूव नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट ट्रायल है डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 के तहत में, तो यहाँ पे सीआरपीसी 239 के तहत में हम अपना डिस्चार्ज मूव कर सकते हैं। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि सर ये परिवाद है और इसमें 245 सीआरपीसी के तहत में हमें डिस्चार्ज मूव करना, नहीं। आप 245 सीआरपीसी के तहत में आप डिस्चार्ज मूव नहीं कर सकते हैं, आप 239 सीआरपीसी के तहत में डिस्चार्ज मूव कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें यह भी देखना है कि एक पक्षी आदेश कैसे हुआ। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई एक पक्षी आदेश अगर हो जाता है तो इस एक पक्षी आदेश के लिए हमें अपील में जाना चाहिए या फिर हमें उसी अदालत में हमें इसको रिवोकेशन के लिए जाना चाहिए, मॉडिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, या किस तरीके से जाना चाहिए। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपके खिलाफ भी इस तरीके की प्रोसीडिंग हो रही है। और अगर आप लोग हमसे आगरा में मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में संपर्क कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं।